हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज की वीडियो है CHE09 कोर्स कोड के लिए, जिसका यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स, तो जिनका बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो क्या रोल होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग सेल्स में रहते हैं। मेन फैक्टर उनका क्या है? मेन फैक्टर बिहाइंड हेरिडिटी इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो डीएनए जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम है, तो जिसका नाम ही न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका मतलब है कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स होते हैं। तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए हेरिडिटरी फैक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली कोडिंग करता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड्स यूज होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। इट कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स विद द अमीनो एसिड्स सीक्वेंसेस। तो क्या है, जो आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीन ग्रुप प्लस एसिड्स। तो ऑर्गेनिजम्स में जो फॉर्म्ड ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो अमीनो एसिड्स में बनते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का भी पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में ईच ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट ऑफस्प्रिंग द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सेट्स ऑफ एंजाइम्स। आपको पता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग तक कैपेबिलिटीज है, ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑफस्प्रिंग को रिप्रोडक्शन के टाइम की ट्रांसमिट कर सके, जेनेटिकली कैसे एंजाइम्स को ट्रांसमिट कर सके, दैट आर यूनिक टू दैट ऑर्गेनिज्म, जो कि उस ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच करता हो। तभी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग तक मैच होती हैं, सेम होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड। वही इंफॉर्मेशन जो कोडिंग होती है वो उसी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होती है। तो न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करें स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दी आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड दे आर पॉलीमराइज्ड। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स, एक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ज्वाइंट विद अनदर अ नंबर ऑफ चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद वन अनदर टू फॉर्म पॉलीमराइजेशन। मतलब कि पॉलीमराइज्ड चेन एक बनाती है न्यूक्लियोटाइड्स की, मतलब कि मोनोमर्स जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो आपस में ज्वाइन करते हैं। किस लिंकेज के साथ? जिस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। उस लिंकेज के साथ पॉलीमराइजेशन होती है, जिससे कि बहुत ही लंबी चेन्स बनती हैं। किस किस पोजीशन पे? फिफ्थ पोजीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड और थर्ड पोजीशन ऑफ एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ती हैं? कौन सी? जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लिंकेज होती है, जिसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये बात याद रखें। और किस किस पोजीशन पे? एक न्यूक्लियोटाइड की फिफ्थ पोजीशन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थर्ड पोजीशन के साथ। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड पोजीशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ वन यूनिट ऑफ ईच फॉस्फेट। एक यूनिट फॉस्फेट की होगी, दूसरी यूनिट शुगर एंड हेट्रोसाइक्लिक बेस, जो आपको यहाँ पे बनाई के दिखाई गई है। शुगर कंपोनेंट जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। तो एक फ्लो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है कि जनरल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और क्योंकि इसकी बहुत ही लंबी नंबर ऑफ चेन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड्स आर कलरलेस सॉलिड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। और इनकी टाइप्स की बात करेंगे, कितनी टाइप्स के हैं? तो दो टाइप्स के मेनली इसकी क्लासिफिकेशन करें अगर, तो दो टाइप्स के हैं, एक तो आरएनए, दूसरा डीएनए। You know very well these two terms. RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि राइबोज से बना हुआ। डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो लग गया तो इसका मतलब है डीएनए। तो इनकी ये फुल फॉर्म भी है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बोथ बायोपॉलीमर्स
कंप्राइज ऑफ रिपीटिंग मोनोमर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, लेकिन मोनोमर यूनिट किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं। बोथ कंटेन्ड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अभी जो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं पॉलीमर्स, अब वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, तभी ब्रैकेट में लिखा है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि उसमें मोनोमेरिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की होंगी। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? जिस यूनिट से मिलके न्यूक्लिक एसिड बना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप जिन पार्ट से कंपोनेंट से मिलके ये ग्रुप बना है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स ये हैं। ठीक है, अगर जो न्यूक्लिक एसिड है वो A प्लस B से मिलके बना हुआ है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होंगे? A, B। मोनोमेरिक यूनिट जिससे मिलके न्यूक्लिक एसिड बने हैं। तो दोबारा से अब इनकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस ग्रुप, डीऑक्सी राइबोस ग्रुप। ये राइबोस ग्रुप कहां से मिला? ये कंपोनेंट मिला है आरएनए से। डीऑक्सी कहां से मिला होगा? डीएनए से। और थर्ड क्या है? नाइट्रोजन बेस। अभी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें क्या था? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप था, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस था। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर के ग्रुप्स हैं राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, और यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक अमीन होगा। अब इनके प्लस और कौन कौन से कंपोनेंट्स? A, T, U, G, C। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा A, T, U, G, C, ये रेशियोज में आपने पढ़ा होगा इनको, लेकिन इनके स्ट्रक्चर इसमें आपको याद होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि A से क्या है, T से क्या है, U से क्या है, G से क्या होता है और C से क्या। A से होता है एडिनाइन, T से थायमाइन, U से क्या होता है? यूरासिल, ग्वानाइन या फिर ग्वानीन बोलते हैं, साइटोसाइन। जो एडिनाइन है, एडिनाइन का A कैपिटल है तो इसीलिए इसे A के साथ नोट करते हैं, कैपिटल A के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है थायामीन। थायामाइन क्या है? डीएनए से डीएनए का कंपोनेंट है थायामाइन। तो क्या है? एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें NH ग्रुप है और बाकी 2 पोजीशंस क्या है इनकी? ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप्स हैं और जो एक ग्रुप बचा है वहां पे है CH2। यूरासिल में क्या है? यूरासिल में सेम ऐसा ही ग्रुप होगा लेकिन इसमें क्या चेंज होगा? सिर्फ यहाँ पे CH2 नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर याद है तो वहां से आप रिलेटिव दूसरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिमिलरली ग्वानाइन और साइटोसाइन, आप इससे प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपको स्ट्रक्चर याद ही नहीं हो रहे, कैसे प्रैक्टिस करें, कोई ट्रिक बता दें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, सजेस्ट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे इनकी प्रैक्टिस अलग से करके दिखाऊंगी। RNA contains a pentose sugar, DNA contains 2-deoxyribose group। यूरासिल जो है वो RNA में मिलता है और थायमीन जो बेस है वो DNA में ही मिलता है। ये 2 बातें यहाँ पे याद रखें, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। इसमें न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर जनरली डिफरेंस तो आता ही आता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? When a nitrogenous base is covalently linked to a pentose sugar। अब पेंटोज शुगर कौन सा होगा? या तो राइबोज होगा या फिर डीऑक्सीराइबोज होगा। अगर इस पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस ऐड है बट विद कोवलेंट बॉन्ड, तो जो आपको रिजल्ट में मिलेगा मॉलिक्यूल वो होगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मतलब इसमें मेन चीज क्या याद रखें? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं, कोई बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और बॉन्ड कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड? कार्बन फर्स्ट, कार्बन नंबर 1 किसका होगा? पेंटोज शुगर, और जो दूसरा ग्रुप बॉन्ड बनेगा वो या तो वो N1 पिरिमिडीन का बेस होगा, पिरिमिडीन बेस का N1 नंबर, या फिर N9 ऑफ प्यूरिन बेस। दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कार्बन 1 है वो पक्का वही परमानेंट पोजीशन वही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले
सिटीडाइन या फिर सिटीडीन इसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए पेंटोज शुगर यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कार्बन नंबर 1 इसकी, आपको बताया था कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो साइटोसाइन अगर आपको याद है, सिटीडीन वहां से ही बना, ये पूरा साइटोसाइन ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से वही सेम पेंटोज शुगर जो ग्रुप है, पेंटोज ग्रुप ये वही रहेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या है, यूरिडीन कहाँ से बना, यूरासिल से। जो यूरासिल जो ग्रुप है बिल्कुल सिमिलर वही यूनिट अटैच करी गई है। डिऑक्सीथाइमिडाइन जो है वो थाइमिडाइन से मिलके बना है। तो कैसे, सबसे पहले आपको वही शुगर ग्रुप बनाना है 5 मेंबर रिंग, और उसके साथ अटैच कर देना कार्बन नंबर 1 पे थाइमिडीन। अगर वो अटैच करोगे तो आपके सामने क्या बन के आएगा, 2-डिऑक्सीथाइमिडाइन। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। आपने वो 4-5 यूनिट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने पिछले जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे अगर आपको याद होंगे तो ये सारे के सारे वो आगे ही काम आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था थाइमिडीन, तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप थाइमिडीन होगा। एडिनोसाइन मतलब कि एडिनाइन होगा। ग्वानोसाइन है तो इसका मतलब ग्वानाइन होगा। तो यहाँ पे यूरिडीन है तो इसका मतलब क्या है, यूरासिल होगा। साइटेडाइन क्या है तो इसका मतलब साइटोसाइन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सारे ग्रुप हैं वो ही है, AGCTU ये सारे वही हैं, लेकिन ये जो ग्रुप, ये जो रिंग है 5 मेंबर रिंग, ये कॉमन है। आप देख सकते हो सारी की सारी कॉमन है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको पिछले 5 स्ट्रक्चर्स याद है तो। आप इनका स्क्रीनशॉट लें और आप जब भी प्रैक्टिस करोगे इनको बार बार 1 2 3 बार आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। अब अगर जो फॉस्फेट ग्रुप है अगर वो न्यूक्लियोसाइड्स के साथ अटैच है तो जब रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आपको जो मिलेगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। मतलब फॉस्फेट ग्रुप वहां पे क्या था, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या था, 5 मेंबर पेंटोज ग्रुप जो था उसके साथ क्या लगे थे, उसके साथ पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ था, लेकिन इस पे फॉस्फेट ग्रुप है न्यूक्लियोसाइड के साथ। तो इसका मतलब पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा अगर आप देखें ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है पूरा, क्योंकि इसमें शुगर है, पेंटोज ग्रुप है, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस लगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो ये क्या बन गया, पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो अब आपको याद हो गया, डेफिनेशन आपको याद है, तो आप ये कोई भी स्ट्रक्चर में उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। साइट फॉर द फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इज द 5th पोजीशन। किसकी 5th पोजीशन, राइबोज की। लेकिन वहां पे क्या था, न्यूक्लियोसाइड पे 1st पोजीशन थी राइबोज ग्रुप की, राइबोज रिंग की, 5 मेंबर रिंग की, लेकिन इसमें 5th पोजीशन है। ये बात आप याद रखें, क्योंकि जो वहां पे क्या था कि जो नाइट्रोजीनियस बेस था वो 1st पोजीशन पे था। इस बार भी जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन इसके जो कार्बन नंबर 5th फ्री पोजीशन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ग्रुप्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन आप याद रखें कि मैक्सिमम इसके साथ कार्बन नंबर पोजीशन 5 के साथ C5 के ऊपर मैक्सिमम 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लग सकते हैं। मतलब पेंटोज रिंग के साथ मैक्सिमम 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लग सकते हैं। जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप है अगर आप देखें तो ये तो 5th पोजीशन के साथ अटैच हुआ है, बाकी जो है इसी फॉस्फेट ग्रुप के बाकी एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो वही इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसी के बारे में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैक्सिमम ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच टू कार्बन नंबर 5 पोजीशन ऑफ पेंटोज। फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड बाय एन एस्टर लिंकेज, बट जो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स हैं दीज आर अटैच्ड बाय फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेजेस। द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू द पेंटोज ऑफ द न्यूक्लियोसाइड में बी। अब जो फॉस्फोरिक ग्रुप है, एसिड है, वो किस किस पोजीशन पे लग सकता है। अगर राइबोज है, राइबोज मॉलिक्यूल है तो उसकी 2nd, 3rd और 5th पोजीशन पे लग सकता है, लेकिन अगर वो डीऑक्सी राइबोज है तो उसकी 3rd और 5th पोजीशन पे ही लगता है, उसकी 2nd पोजीशन पे नहीं लगता। एग्जाम्पल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप। एडिनोसाइन क्या था, एडिनोसाइन का ग्रुप तो आपने स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है, जिसमें राइबोज
शुगर ग्रुप था, उसके साथ एडिनाइन लगा था, तो वो बन गया था एडिनोसाइन। ट्राइफॉस्फेट जिसके साथ तीन तीन फॉस्फेट ग्रुप लगे हों, ग्वानोसाइन, अब इसका मतलब ग्वानोसाइन बनाइए, उसके साथ तीन फॉस्फेट ग्रुप लगाइए। यूरिडीन बनाइए जो कि यूरासिल से बनेगा, अब उसके बाद उसके साथ तीन फॉस्फेट ग्रुप लगा दीजिए, बन जाएगा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करेंगे आरएनए के लिए। आरएनए मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए की अगर जो डायग्राम है वो आप अपनी बुक में देखें, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, आप बुक में डायग्राम देखते रहें और मैं बोल रही हूँ उसको सुनते रहें, तो आपको वो डायग्राम समझ आ जाएगी। जो आरएनए होते हैं, आरएनएस आर पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैविंग 5th to 3rd फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और आरएनए जो है इनका स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर, द मोलर प्रोपोर्शन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस इन आरएनए, मतलब कि ये किसकी बात कर रहे हैं, मोलर प्रोपोर्शन किस किस की बात कर रहे हैं, AGUC की बात कर रहे हैं। आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, ये बात याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी आरएनए पे शॉर्ट नोट आएगा तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। आरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर सिंथेसिस करें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इन अ लिविंग सेल इज कंट्रोल्ड टुगेदर बाय डीएनए एंड आरएनए। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कैसे होगा, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज इम्यूनो एसिड्स में कैसे होंगी, तो वो सारी की सारी इन दोनों की हेल्प से कंट्रोल की जाती हैं, ये ही डिसाइड करते हैं। अगर आरएनए की क्लासिफिकेशन की जाए, लेकिन किसके बेस पे, रोल प्लेड बाय द आरएनए, तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी, आरएनए, mRNA, tRNA, आपने ये तीनों सुने होंगे, जिसमें जो स्मॉल आर है इसका मतलब क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए, M से है मैसेंजर आरएनए, T से है ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों क्या है इसके बारे में समझें। सबसे पहले समझ लें राइबोसोमल आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इन द सेल। क्यों, क्योंकि इसका नाम राइबोसोमल क्यों पड़ा, तो आपको यह सीधा सीधा समझ आ रहा है, राइबोसोमल का मतलब राइबोसोम्स में होंगे। These are integral part of ribosomes, हमें पता है, but cannot be removed without disrupting the ribosomal function। अगर इसे सेपरेट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं आरएनए को, तो राइबोसोमल पार्ट जो है कंपोनेंट है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आरएनए डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। द राइबोसोमल आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। G/C रेशियो एंड A/U रेशियो भी अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है। कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सिंगल स्टैंड नेचर ऑफ आरएनए, किस किस का रिजल्ट, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ आरएनए गिव्स इट अ 3D शेप बट इरेगुलर। जो आरएनए है उसको 3D शेप देता है, लेकिन कौन देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो सिंगल स्टैंडर्ड नेचर है आरएनए का ये इसको इरेगुलर 3D शेप देता है। इसी की वजह से एक्सरे स्ट्रक्चर एनालिसिस इज मच मोर डिस्टॉर्टेड इन केस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और these are the sites of polypeptide synthesis, इसमें पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती है एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मैसेंजर आरएनए, जो mRNA है उसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए की बात करिए तो इससे थोड़ा समझ लें डिटेल में। mRNA आर मच शॉर्टर देन राइबोसोमल आरएनए, दे आर एक्टिव आरएनए इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। अब जैसे कि राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों बोलते थे, क्योंकि वो प्रेजेंट होते थे इन राइबोसोम्स। ऐसे ही मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैरी मैसेज फ्रॉम द कोडेड डीएनए एंड एक्सिक्यूट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्योंकि वो मैसेज कैरी करते हैं किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, कोडेड डीएनए की फॉर्म में, और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। mRNA is complementary to the gene and the triplet of the base in it is the coded for particular amino acid which is called codon। तो कोडोन और एंटीकोडोन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, अगर आपको डिफरेंट एक अलग से क्वेश्चन बना के भी दे देंगे। तो mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जीन्स के लिए, लेकिन ट्रिपलेट ऑफ द बेसिस इन इट, और ये किस फॉर्म में है, इज द कोड फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स।
एक पर्टिकुलर कोड है जिसके लिए उसे कोडोन बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑफ द mRNA बैकबोन गाइड सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। mRNA डिफर ग्रेटली इन देयर चेन लेंथ। अगर एक mRNA को दूसरे mRNA के साथ कंपेयर किया जाए तो चेन लेंथ में भी डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में भी डिफरेंस है, एंड रिफ्लेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड मॉलिक्यूलर वेट्स। mRNA synthesized from the DNA by an enzyme। जो mRNA है उन्हें DNA से सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसे उस एंजाइम को बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि RNA की पॉलीमराइजेशन होती है और पॉलीमर तक तो इसका नाम मोनोमर से है, ASE लगता है क्योंकि वो एंजाइम है, तो उसमें आपको पता है कि जो सफिक्स है वो ASE लगता है। एंड द जेनेटिक कोड इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द जीन्स इनटू द mRNA। अब किस प्रोसेस को कि एंजाइम की हेल्प से जो DNA से बनता है mRNA, तो जेनेटिक कोड जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होती है जीन्स onto the mRNA। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट करें। नेक्स्ट इज ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA टेक्स पार्ट इन अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब क्या है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक्ट करते हैं इन द सेल दैट कैरीज द इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग 60 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच। एक tRNA में 60 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। These are single stranded like other RNA but complementary basis pairing। जो बेस पेयरिंग होती है, कैसे बेस पेयरिंग होती है, जैसे कि पेयरिंग होगी एडेनाइन की यूरासिल के साथ, ग्वानाइन की साइटोसाइन के साथ। These pairs adopts a unique क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इट इज द अकरेंस ऑफ द अनयूजुअल बेस एंड इट एक्ट एज इंटरप्रेटर लाइक वन नीडेड इन टॉक बिटवीन टू पर्सन। मतलब ये एक इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है। tRNA is able to work with genetic code and polypeptide। जेनेटिक लैंग्वेज जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन कोडोन्स, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं mRNA के केस में। एंड इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज अ कोडोन एज इट कैरीज कंप्लीमेंट्री ट्रिपलेट ऑफ बेस विच इज नोन एज एंटीकोडोन। तो यहाँ पे आ गया डेफिनेशन एंटीकोडोन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोडोन और एंटीकोडोन की डेफिनेशन आ जाती है। tRNA मॉलिक्यूल हैव अ पर्टिकुलर अमीनो असाइल यूनिट। कौन सी यूनिट? अमीनो असाइल यूनिट होती है बाय, जो कि आपस में एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। tRNA मॉलिक्यूल हैविंग अ अमीनो एसिड विच इज डिसाइडेड बाय एंटीकोडोन्स। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि इसमें अमीनो असाइल यूनिट्स होती हैं जो कि एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। एंटीकोडोन इज ब्रॉट इनटू अलाइनमेंट विद द कोडोन। किसका कोडोन? mRNA का। एट अ पॉलीसम पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस साइट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, कोडोन, एंटीकोडोन, और राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों बोलते हैं, tRNA को tRNA क्यों बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और डायग्राम जो है वो आपकी बुक में आपको दिखाई गई है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई थी। तो ये थी क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स के हैं, तो तीनों में से एक का शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर 2 में डिफरेंस आ जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कम से कम आपको 5 पॉइंट्स याद रखने होंगे इनके। शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उसमें पॉइंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि आंसर अट्रैक्टिव बने। तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की डायग्राम्स, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपको एडेनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल, थायमाइन का जो स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उससे आप न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। कीप वॉचिंग चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।